हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में किया था एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो हमने पढ़ा था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जिसमें हमने होम कवर कर लिया था। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ गुरुकुल। ठीक है, तो आज हम गुरुकुल के को डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ के टीचिंग मेथड्स क्या होते थे, जैसे इनफॉर्मल होता था या फॉर्मल होता था, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो गुरुकुल सिस्टम की तरफ जाते हैं, दैट इज़ गुरुकुल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, गुरुकुल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुरुकुल? गुरुकुल दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज़ गुरु एंड कुल। गुरु का मतलब क्या होता है? टीचर। और कुल का मतलब क्या होता है? होम। दैट मीन्स होम ऑफ अ टीचर। तो गुरु का मतलब क्या होता है? टीचर। और कुल का मतलब क्या होता है? होम। राइट, तो होम ऑफ अ टीचर। गुरुकुल एक संस्कृत वर्ड है। सो गुरुकुल एजुकेशन वॉज अ प्रोमिनेंट एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम वेयर स्टूडेंट लिव्ड विद देयर गुरुज। तो ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा एजुकेशन सिस्टम है? ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पर स्टूडेंट्स जो होते थे वो गुरु के साथ रहते थे, मतलब टीचर के साथ उनके रेसिडेंशियल सेटिंग में रहते थे टू अचीव होलिस्टिक एजुकेशन। तो गुरुकुल की जब हम बात करते हैं तो जो स्टूडेंट्स होते थे वो कहाँ रहते थे? टीचर के साथ उनके रेसिडेंशियल सेटिंग्स में रहते थे। और क्या नॉलेज गेन करते थे? होलिस्टिक एजुकेशन उनको मिलती थी। होलिस्टिक का मतलब क्या? ओवरऑल एजुकेशन की बात करते हैं। सिर्फ उनको एकेडमिक्स ही नहीं, फिजिकल फिटनेस मतलब योगा प्रैक्टिस करवाया जाता था। मॉरल ट्रेनिंग की बात करते हैं या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाई जाती थी, मतलब मेडिटेशन। तो हम क्या देख रहे हैं, जो गुरुकुल सिस्टम था ना कि वो सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देता था, वो कहता था कि हम ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ अ पर्सन हम डेवलप करते हैं ताकि वो सोसाइटी के लिए एक बेटर सिटीजन बन पाए। तो क्या क्या उनको पढ़ाया जाता था? एकेडमिक्स भी पढ़ाई जाती थी, फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाता था, मॉरल ट्रेनिंग भी दी जाती थी, एंड स्पिरिचुअली उनको ग्रो किया जाता था। द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ गुरुकुल एजुकेशन इन इंडिया एंशिएंट इंडियन आर, देखते हैं उनके एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला जो है दैट इज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। जब हम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स, आप ये एक पिक्चर देख पा रहे होंगे जहाँ पर ये सेज या फिर गुरु ऊपर बैठे हुए हैं। ये सारे कौन है? शिष्य है, डिसाइपल्स है। ठीक है, ये इनको ओरली क्या दे रहे हैं? एजुकेशन दे रहे हैं, ओरली नॉलेज पास कर रहे हैं। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? गुरु शिष्य परंपरा। क्या कहते हैं बच्चों? गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है कि गुरु और शिष्य आपस में क्या कर रहे हैं? नॉलेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। आओ पढ़ते हैं इसके बारे में। गुरुकुल्स ऑपरेटेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। तो जो गुरुकुल्स होते थे वो किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? गुरु शिष्य के प्रिंसिपल पे, गुरु शिष्य परंपरा। अ सेक्रेड टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट एंड टीचर का एक गहरा रिश्ता हुआ करता था। द गुरु वॉज नॉट ओनली अ टीचर बट अ मेंटर, स्पिरिचुअल गाइड who imparted knowledge, wisdom and values through personal interaction and example। तो जो गुरु होते थे सिर्फ वो टीचर ही नहीं होते थे, सिर्फ एकेडमिक्स ही तो नहीं पढ़ा रहे ना, वो ओवरऑल डेवलप करे। दैट मीन्स वो मेंटर का भी काम करते थे और वो स्पिरिचुअली गाइड भी करते थे। क्या प्रोवाइड करते थे? नॉलेज, विजडम एंड वैल्यूज पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू, और एग्जाम्पल्स दे दे के उनको समझाया जाता था। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट इज रेसिडेंशियल सेटिंग्स। तो अभी हमने पहला जो पॉइंट पढ़ा था दैट वाज गुरु शिष्य परंपरा। सेकंड क्या है? रेसिडेंशियल सेटिंग्स। जो स्टूडेंट्स होते थे, स्टूडेंट्स को क्या कहा जाता था? शिष्यस। लिव्ड इन आश्रम्स। आश्रम्स किसे कहते थे? जो रेसिडेंशियल क्वार्टर्स होते थे उसे ही क्या कहा जाता है? आश्रम्स कहा जाता था। ऑफ गुरु अलॉन्ग विद द डिसाइपल्स। तो जो शिष्य होते थे वो अपने गुरु के साथ और भी जो डिसाइपल्स होते थे उनके साथ उनके रेसिडेंशियल में रहते थे। दिस इमर्सिव एनवायरनमेंट अलाउड फॉर कंटिन्यूस लर्निंग, डिसिप्लिन एंड कल्टिवेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द स्टूडेंट्स। तो जब एक रेसिडेंशियल सेटिंग्स में वो लोग रहते थे तो उनके अंदर क्या हो गया?
एक कंटिन्यूस लर्निंग वाला सिस्टम जनरेट हो गया, क्योंकि शिष्य भी वहीं रह रहे और भी डिसाइपल्स वहाँ रह रहे और गुरु भी वहाँ रह रहे, तो डीप लर्निंग हो सक रही थी। फिर डिसिप्लिन डेवलप होता था और आपस में एक कम्युनिटी जैसा फील होने लग गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? करिकुलम। द करिकुलम इन गुरुकुल्स वॉज comprehensive and varied, focusing on both spiritual and secular subjects। तो करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम का मतलब क्या होता है कि वहाँ पर क्या पढ़ाई होती थी, क्या पढ़ाया जाता था एक्चुअली। तो वहाँ पे स्पिरिचुअल और सेक्युलर दोनों की पढ़ाई होती थी। अब देखते हैं क्या क्या पढ़ाया जाता है, डिटेल में आते हैं। तो नंबर 1 इज वेदास एंड स्क्रिप्चर्स। तो क्या पढ़ाया जाता था? वेदास एंड स्क्रिप्चर्स पढ़ाई जाती थी। स्टूडेंट्स स्टडीड वैदिक टेक्स्ट, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एंड स्क्रिप्चर्स, उपनिषद्स, पुराणास टू गेन नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स। तो उनको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता था? वेदास की नॉलेज दी जाती थी और स्क्रिप्चर्स की नॉलेज दी जाती थी। वेदास की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वैदिक टेक्स्ट हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद होते थे हैं। और स्क्रिप्चर्स की जब हम बात करते हैं हमारे पास उपनिषद से, पुराणास है। ये किस चीज़ की बातें करते हैं? स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स की बातें करते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ाई होती थी? फिलोसफी के रिलेटेड एंड लॉजिक्स के रिलेटेड पढ़ाई होती थी। दे डेवलप्ड इनटू फिलोसफिकल स्कूल्स, मतलब दर्शनाज, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स हमने पढ़े थे ना, सच एज न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा एंड वेदांत, एक्सप्लोरिंग थियोरीज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो वो लोग फिलॉसफी पढ़ते थे जहाँ पर वो सवालों के आंसर्स ढूंढते थे, थियोरी ऑफ एग्जिस्टेंस के आंसर्स को एक्सप्लोर करते थे, कॉन्शियसनेस के बारे पढ़ते थे, एथिक्स एंड नेचर ऑफ रियलिटी। नेक्स्ट क्या है? ग्रामर एंड लैंग्वेज। तो अभी तक हमने देखा कि वो वैदिक की पढ़ाई करते थे, फिर फिलॉसफी भी होती थी, फिर ग्रामर भी पढ़ते थे। ग्रामर एंड लैंग्वेज, मास्टरी ऑफ संस्कृत ग्रामर जिसे व्याकरण कहते हैं, एंड लिटरेचर, काव्य वॉज एम्फोसाइज टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट एंशिएंट टेक्स्ट एक्यूरेटली। जो एंशिएंट टेक्स्ट होते थे उनको अच्छे से समझना, एक्यूरेटली समझना और अच्छे से इंटरप्रेट करने के लिए ग्रामर की और लैंग्वेज की ज़रूरत होती थी। इसीलिए संस्कृत ग्रामर पे ज़्यादा फोकस किया जाता था जिसे व्याकरण कहते हैं, और लिटरेचर्स भी पढ़ाए जाते थे, लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती थी संस्कृत लैंग्वेज, ताकि वो ईजिली वो कॉन्टेक्स्ट को आसानी से समझ सके। फिर आता है एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स। गुरुकुल्स टॉट एडवांस सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी जिसे ज्योतिषा कहते हैं, and mathematics contributing to significant advancement such as concept of zero and decimal number system। तो हम क्या देख रहे हैं कि गुरुकुल्स में पढ़ाई किस किस तरह की होती थी। हमने क्या देखा? वेदास की पढ़ाई हो रही थी, फिलॉसफी की पढ़ाई हो रही थी, फिर हमने देखा कि डिफरेंट लैंग्वेजेस और ग्रामर पढ़ाए जा रहे थे, फिर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को बढ़ावा दिया जा रहा था। अगर एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी को हम क्या कहते हैं? ज्योतिष कहते हैं। और मैथमेटिक्स में भी हम बहुत सारे एडवांसमेंट देखेंगे, जैसे कि ज़ीरो सिस्टम डेवलप हुआ था, डेसिमल सिस्टम आया था, ठीक है। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं टीचिंग मेथड्स क्या है। टीचिंग मेथड्स उस समय के क्या होते थे? ओरल ट्रेडिशंस फॉलो किया जाता था। देखो बच्चों, जब क्वेश्चन आएगा ना तो दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका मेन फोकस आंसर में क्या होना चाहिए? टीचिंग मेथड्स में होना चाहिए कि किस तरह के टीचिंग मेथड्स को फॉलो किया जाता था गुरुकुल सिस्टम में। नंबर 1 इज ओरल ट्रेडिशंस। एजुकेशन इन गुरुकुल्स वाज प्राइमरली ओरल विद स्टूडेंट्स मेमोराइजिंग एंड रिसाइटिंग टेक्स्ट। तो जो एजुकेशन उस समय करवाई जाती थी, कैसे दी जाती थी? ओरली दी जाती थी। उनको याद करवाए जाते थे, जो भी टेक्स्ट होते थे उनको रिसाइट और याद करवाए जाते थे अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु। तो गुरु हमेशा उनके साथ रहते थे, उनको गाइड करते थे ताकि वो उसे याद कर सके, उसे रिसाइट कर सके। दिस मेथड एंश्योर्ड एक्यूरेट ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज एंड फैसिलिटेटेड डीप कॉम्प्रिहेंशन थ्रू रिपीटेड चैंटिंग एंड डिस्कशन। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हो रही थी वो क्या एकदम एक्यूरेट हो रही थी, क्योंकि गुरु भी वही है, शिष्य भी वही है, जो प्रॉब्लम्स होती थी वो आपस में डिस्कस कर लेते थे। तो एक्यूरेटली क्या हो रही है? ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज हो रही है और डीप लर्निंग हो पा रही थी, क्योंकि वो रिपीटेड क्या हो रहे थे? चैंट कर रहे थे और डिस्कशंस रेगुलरली होता था, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट इज डायलॉग्स एंड डिबेट्स. Students engaged in lively debates, Shastrartha and discussions संभाषा with their peers and gurus. तो स्टूडेंट क्या होते थे वहाँ पर, जो स्टूडेंट्स हैं वो डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते थे. कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो होती थी रिलेटेड टू फिलॉसफी या टेक्स्ट के रिगार्डिंग, तो वो लोग क्या करते थे, डिस्कशंस करते थे. डिस्कशंस करने से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. तो आप चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हो. स्टूडेंट्स एंगेज्ड इन लाइवली डिबेट्स एंड डिस्कशंस विद देयर पीयर्स एंड गुरु, encouraging what, critical thinking, logical reasoning डेवलप होती है, and exploration of diverse viewpoints on philosophical and ethical issues. और इससे क्या होता है, आपके जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी निकल के आते हैं व्हेन यू डिस्कस ऑन सम टेक्स्ट्स. ठीक है, तो टीचिंग मेथड क्या हो रहे थे, ओरल ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा था, डायलॉग्स एंड डिबेट्स होते थे. फिर क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करता है ये, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की. जो वो नॉलेज थियोरेटिकली लेते थे उसको वो प्रैक्टिकली भी यूज़ करते थे. लर्निंग वॉज नॉट लिमिटेड टू थियोरेटिकल नॉलेज. लर्निंग सिर्फ थियोरी ही नहीं होती थी, बट ऑल्सो इंक्लूडेड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सच एज रिचुअल्स, सेरेमनीज, मेडिटेशन एंड योगा प्रैक्टिसेस. तो मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में किस तरह लेकर आते थे, वो खुद से यज्ञ वगैरह करते थे, रिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, जो सेरेमनीज होती थी उसे ऑर्गेनाइज करते थे, मेडिटेशन उसे उनको सिखाया जाता था, ध्यान लगा, वो खुद ध्यान लगाते थे, योगा प्रैक्टिसेस करवाई जाती थी गुरुकुल्स में. दीज एक्टिविटीज़ एम टू इंटीग्रेट स्पिरिचुअल ग्रोथ विथ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एंड फिजिकल वेलबींग. तो हम क्या देख रहे हैं, स्पिरिचुअली भी वो ग्रो होते थे, इंटेलेक्चुअली भी वो डेवलप होते थे, फिजिकली भी वो बेटर होते थे. तो होलिस्टिक अप्रोच कह सकते हैं. ये क्या, होलिस्टिक वेलबींग की बात करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शिष्य, जहाँ पर उनके माइंड, बॉडी, स्पिरिट सब तरह से उनको डेवलप किया जाता था. नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं, वी हैव सोशल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. नंबर 1 इज कैरेक्टर बिल्डिंग. गुरुकुल फोकस्ड ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. किस पे डेवलप, कौन सा डेवलपमेंट, होलिस्टिक, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं. एम्फसाइजेस moral values, ethical conduct, discipline, humility, respect for others and self-control are essential virtues for personal growth and societal contribution. तो हम जो पढ़ रहे हैं ओवरऑल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, मॉरल वैल्यूज़ आ जाती हैं, एथिकल कंडक्ट्स, डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स और सेल्फ कंट्रोल. ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर द पर्सनल ग्रोथ एंड सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए. आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि गुरुकुल सिस्टम में क्या हुआ करता था. ठीक है, आगे चलते. स्पिरिचुअल गाइडेंस. Alongside academic studies, students received spiritual guidance from the guru participating in religious rituals. तो academics तो उनको मिलता ही था, बट उसके साथ साथ उनको spiritually भी गाइड किया जाता था. वो पार्टिसिपेट करते थे रिलीजियस रिचुअल्स में, प्रेयर्स में पार्टिसिपेट करते थे, मेडिटेशन सेशंस होते थे ताकि इनर पीस कल्टिवेट हो सके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस हो सके एंड डिवाइन के साथ डीपर कनेक्ट कर पाए. आई होप समझ में आ रहा होगा. तो हम क्या देख रहे हैं, वो स्पिरिचुअली भी उनको गाइड करते थे. कैसे, ताकि उनके अंदर क्या हो, इनर पीस क्रिएट हो जाए, वो स्पिरिचुअली अवेयर हो जाए और एक डिवाइन के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन डेवलप हो पाए. ये कैसे हो सकता है, मेडिटेशन के थ्रू. उनको सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस करवाई जाती थी, रिचुअल्स करवाए जाते थे, प्रेयर्स करवाई जाती थी, ये सारी चीज़ें डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट पार्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ एडमिशन एंड गवर्नेंस. कि गुरुकुल में एडमिशन किस तरह हुआ करता था, क्या प्रोसीजर फॉलो होते थे. नंबर 1 इज एडमिशन प्रोसेस. एडमिशन टू गुरुकुल वॉज ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड्स, although primary accessible to boys from Brahmin families. ओपन तो सबके लिए था,
लेकिन जो प्राइमरी एक्सेस किसको था, जो लड़के ब्राह्मण फैमिलीज थे उसको था। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हियर कि ओपन तो सबके लिए था, बट जो प्राइम फोकस था, प्राइम फोकस किसके लिए था, लड़कों के लिए था जो ब्राह्मण फैमिली से थे। और एडमिशन ऑफन इन्वॉल्व और सेरेमोनियल इनिशिएशन, एक सेरेमनी होती थी। जैसे हम अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं तो हमारा एक एडमिशन प्रोसेस होता है ना, एक फॉर्म भरते हैं, फिर हमें एक रिसीट मिलती है, तो फॉर्मली हमें पता चल जाता है कि हाँ अब हमारी एडमिशन हो चुकी है। तो उस समय में एडमिशन किस तरह होती थी, एक सेरेमनी होती थी जिसको कहते हैं उपन्यान, मार्किंग द स्टूडेंट्स फॉर्मल एंट्री इनटू द एजुकेशन जर्नी। तो ये जो सेरेमनी होती थी इससे फाइनल हो जाता था कि फॉर्मल एजुकेशन अब वो बच्चा ले सकता है गुरुकुल से, मतलब फॉर्मली वो एडमिट हो चुका है एजुकेशन लेने के लिए। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्निंग स्ट्रक्चर। Gurukuls were often part of larger ashrams or monastic communities led by revered sage or spiritual leader. तो बेसिकली गुरुकुल्स क्या होते थे, गुरुकुल्स में ऋषि होते थे या स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे, वो वही लेड करते थे इसे। दे ऑपरेटेड ऑटोनोमसली सपोर्टेड बाय डोनेशंस। जो बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर फीस नहीं चार्ज होती थी। जैसे आज के समय में एजुकेशन में हर जगह फीस चार्ज होती थी, उस समय फीस नहीं चार्ज होती थी। उस समय क्या दिया जाता था, बच्चे गुरु को दक्षिणा देते थे, ठीक है। और जो आसपास के लोग होते थे जो चाहते थे एजुकेशन बढ़े, जो कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसे होते थे जो चाहते थे कि स्पिरिचुअली और एजुकेशन बढ़नी चाहिए, वो कुछ डोनेशंस देते थे, उसी से ये प्रमोशन होता था आगे। ये एजुकेशन, ये जो गुरुकुल का सिस्टम है वो सारा गवर्नेंस जो है उसी के थ्रू हो सकता था। They operated autonomously, supported by donations, Guru Dakshina from student families or patrons who recognize the value of education in promoting societal well-being and spiritual advancement। तो जिन लोगों को लगता था कि स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहिए और सोसाइटी का वेलबींग के लिए जो सोचते थे, वो लोग जो डोनेशन देते थे, ये सब यूज़ करके गुरुकुल जो है वो चलते थे, ठीक है। नेक्स्ट पहुँचते हैं लीगेसी एंड इन्फ्लुएंस की तरफ। Intellectual legacy. Gurukul education laid the foundation for India's intellectual heritage. Intellectual heritage की बात करें तो हमारे पास जो नॉलेज है, जो इतनी सारे नॉलेज ट्रेडिशंस इतने सालों से जो डेवलप हुए हैं, उसका जो बेस है वो फाउंडेशन किसने लेड किया है, गुरुकुल एजुकेशन ने। इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ, ये इसने और क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम। जो फिलोसफी हम ये पढ़ के आ रहे हैं वो डेवलपमेंट कहाँ से, यहीं से शुरू हुआ। साइंटिफिक नॉलेज यहाँ से आई, लिटरेचर का डेवलपमेंट हम देखेंगे, एंड कल्चरल एक्सप्रेशन दैट कंटिन्यू टू रेजोनेट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वो आज भी ये सारी चीज़ें काम आती है, ठीक है। एजुकेशनल फिलोसफी, द प्रिंसिपल्स ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक मतलब ओवरऑल एजुकेशन। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, क्योंकि गुरु शिष्य की जब हम बात करते हैं तो वो हर एक को मेंटर करते थे, ठीक है, इसीलिए पर्सनलाइज मेंटरशिप की बात होती है। मोरालिटी भी होती थी, मॉरल डेवलपमेंट भी किया जाता था, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती थी, एक्सपीरियंस कर करके सीखते थे। जैसे वो रिचुअल्स हो गए, प्रेयर्स हो गए, मेडिटेशन, योगा, वो खुद करके सीखते थे। हैव इंस्पायर्ड कंटेम्प्रेरी एजुकेशनल रिफॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, होलिस्टिक एजुकेशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, मॉरल डेवलपमेंट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो है ये सारे आज भी एजुकेशनल सिस्टम को जो है वो इंस्पायर कर रहे हैं और प्रमोट क्या कर रहे हैं, बैलेंस अप्रोच, एकेडमिक एक्सेलेंस, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल। तो किस चीज़ का बैलेंस, एकेडमिक हो गया, कैरेक्टर हो गया और स्पिरिचुअल वेलबींग, ये तीनों को बैलेंस करने का तरीका बताता है ये, ठीक है। आई होप गुरुकुल सिस्टम आपको बच्चों समझ में आएगा कि गुरुकुल जो वर्ड है एक संस्कृत वर्ड है। गुरु मतलब जो टीचर है उनको कहा जाता है, कुल मतलब घर, मतलब होम। तो जो गुरु का घर होता था वहाँ जाके शिष्य क्या करते थे, नॉलेज लेते थे, ओरली ट्रांसफ़र की जाती थी नॉलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज वो गेन करते थे। जैसे कि वैदिक टेक्स्ट पढ़ते थे, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी हो गई, फिर आपने उपनिषद्स वगैरह देखे, तो लैंग्वेजेस देखी, ये सारी चीज़ें की पढ़ाई होती थी, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो फॉर्मल एंट्री का तरीका था
उसको एक वर्ड कहते हैं, उपनयन कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मल सेरेमनी होती थी जिससे पता चलता था कि अब वो फॉर्मली एंटर कर चुके हैं एजुकेशन लेने के लिए गुरुकुल में, ठीक है। फिर जो गवर्नेंस कैसा होता था वहाँ पर, चीज़ें कैसे हो पाती थी, वो बेसिकली गुरु दक्षिणा जो दी जाती थी, या फिर जो आसपास के लोग होते थे उनको जो लगता था कि सोसाइटी में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है या फिर स्पिरिचुअली ग्रो करना इम्पॉर्टेंट है, वो जो डोनेशंस देती थी, ये सारी चीज़ें मिला के उसका गवर्नेंस होता था, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट गुरुकुल। और आज अब हम कंक्लूजन देख लेते हैं इसकी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कंक्लूजन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम पूरा समराइज कर लेंगे इसको, देखो कंक्लूजन में। गुरुकुल एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया एग्जाम्प्लीफाइड, जो गुरुकुल एजुकेशन थी जो पुराने ज़माने की, वो क्या एग्जाम्प्लीफाई कर रही है? होलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग दैट इंटीग्रेट, क्या इंटीग्रेट कर रही है? स्पिरिचुअल, moral and intellectual development within residential setting under the guidance of the revered guru। तो हम क्या देख रहे हैं? ये होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं जिसमें स्पिरिचुअल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ पर? सेटिंग्स ऑफ द गुरु पे। दिस एजुकेशनल सिस्टम फोस्टेड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये जो एजुकेशनल सिस्टम था यहाँ पर पढ़ाई किस चीज़ की होती थी? डीप अंडरस्टैंडिंग किसकी होती थी? वैदिक टेक्स्ट के बारे में होती थी। ये चैंट करवाया जाता था, उनको याद करवाया जाता था। फिलोसफिकल इंक्वायरीज की पढ़ाई होती थी। प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते थे थ्रू ओरल ट्रेडिशंस। डायलॉग्स एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती थी, ठीक है। गुरुकुल्स नॉट ओनली प्रिजर्व्ड एंड ट्रांसमिटेड इंडियाज रिच कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, उन्होंने सिर्फ ट्रांसमिट ही नहीं किया बट इंस्टिल्ड डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी एंड एथिकल कंडक्ट अमंग स्टूडेंट्स। तो इन्होंने क्या किया? सिर्फ कल्चर को आगे पास किया, इन्होंने ऐसा नहीं किया। सिर्फ इन्होंने क्या किया? डिसिप्लिन क्रिएट करी, ह्यूमिलिटी, एथिकल कंडक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट्स के अंदर। प्रिपेयरिंग क्या? सिर्फ उनको स्कॉलरली अच्छा बनाना, सिर्फ यही इनको मोटो नहीं था। उनका था कि ये जो स्पिरिचुअल की तरफ जाना, इनकी जो लाइफ है वो बेहतरीन एक अच्छा इंसान बन पाए, ओवरऑल डेवलप हो पाए, उनको ये सिखाया गया है, ठीक है। but also for a life of spiritual fulfillment and societal contribution. The legacy of the Gurukul education continues to influence contemporary educational philosophies. जो legacy है गुरुकुल सिस्टम की, वो आज भी क्या है? इन्फ्लुएंस करती है contemporary educational philosophies. emphasizes क्या? The importance of personalized mentorship, holistic development and integration of knowledge with the moral and spiritual growth. ये emphasize क्या करती है? इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, कि मेंटरशिप जो पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप है ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज विथ मॉरल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। एंड जो भी नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करो किसके साथ? मोरालिटी के साथ और स्पिरिचुअल के साथ। आई होप ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी कि गुरुकुल सिस्टम क्या है। ये जो हम पढ़ते हैं ना कंक्लूजन में, ये क्या होता है? जो कहानी हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होते हैं उसी को पूरा कंक्लूड करके एक सार आपको निकाल के ये दे देता है। दैट इज़ व्हाट वाज ऑल अबाउट टुडे। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं पाठशाला, अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।